पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। कई दिनों के अंतराल के बाद निजी व्यस्तताओं के कारण आज हम और फिर देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी साथ साथ हैं। संयोग से मैं भी दिल्ली में हूं, अजीत जी भी दिल्ली में हैं। लेकिन हम लोग चर्चा तो बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और इन दिनों सबसे अधिक चर्चा हो रही है एनडीए की, कि एनडीए में क्या हो रहा है। एनडीए में सीटों के बंटवारे का क्या कोई फार्मूला निकल गया है। जीतनराम मांझी ने कल ही दावा किया कि अगस्त तक सारी सीटें बंट जाएंगी। चिराग पासवान के तेवर दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तैयारियां भी चल रही हैं। एनडीए के बारे में हम विशेष रूप से इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया ब्लॉक की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में बात क्या बनी। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से अजीत जी, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो फार्मूला निकाला जा रहा है उसमें पहले तो यह कहा गया कि जेडीयू और बीजेपी के बीच 210 सीटें, मतलब ये दोनों 210 सीटें ले लेगी। बाकी 33 सीटें बाकी अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ी जाएगी, मतलब चिराग पासवान के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए। लेकिन अब एक नई बात चर्चा में है कि 203 सीटें, 101 बीजेपी, 102 जेडीयू, मतलब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में, और बाकी 40 सीटों पर एनडीए के अदर अलायंस। अब चिराग पासवान कितने पर? पहले कहा जा रहा था 20 से 25, अब लोग कह रहे हैं 25 से 28। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 25 से 28 तो फिर जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी बोल नहीं रहे, लेकिन उनके मन के भीतर है कि हमें डबल डिजिट पार करना है। उनका मानना यह है कि चिराग पासवान 5% पासवान के नेता हैं, तो हम भी 3% मांझी के नेता हैं। तो 5% और 3% में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि आप हमको एक तिहाई से भी कम कर दीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत, अब देखिए शक्ति प्रदर्शन, कल 8 जून है, आरा में चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी तैयारी हुई है प्रमंडलीय सम्मेलन की, और माना जा रहा है कि वो वहां फिर से बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने विक्रमगंज में ही कहा था कि एक भी कम सीट नहीं। और उधर उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में गरजेंगे। अब देखिए, तीसरी धारा की बात कर लें तो प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ लगातार बढ़ रही, और इसकी चर्चा अब दूर दूर तक है। हमें इस दौरान कई पार्टियों के नेता मिले, वे भी अब मानने लगे हैं कि प्रशांत किशोर को आप सीधे तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वह किसी की भी सेहत खराब करने की स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव में आ चुके हैं। तो ये स्थिति तो प्रशांत किशोर को लेकर है। अब देखिए, आज बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता खुल गया। अब तक जितने आयोग बने थे उसमें जेडीयू के नेता संबंधित हो गए थे, बीजेपी के नेता संबंधित हो गए थे, हम पार्टी और चिराग के लोजपा आर, वहां तो भाई दामाद और बहनोई दिखाई था आपने खेल। तो है, तो सीटों के बंटवारा का पेच क्या इतना आसान है? 210 या 203, इसमें क्या सब कुछ बात बन जाएगी? और फिर वही बात आएगी, संख्या नहीं क्वालिटी, क्योंकि लोगों की नजरें, सहयोगी दलों की जिन जिन सीटों पर नजरें, मैंने कुछ एक सीटों का नाम लेकर पूछा जेडीयू के बड़े नेताओं से, उन्होंने कहा वह सपना देखना भूल जाए, दिन में सपने न देखें। तो ये जो खेला चल रहा है, अजीत जी क्या समझते हैं, दिल्ली में बैठकर क्या हलचल है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो अभी जो ये बात आई, आज ही ये बात आई है जो जी। कि ये फॉर्मूला तय हुआ है। अभी जिस फॉर्मूले हम्म। की आपने बात की, इस हम्म। फॉर्मूले की खबर आज ही आई है। और जी। आज सवेरे से अभी जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक कोई चैनल ऐसा नहीं है, कोई अखबार की वेबसाइट ऐसी नहीं है जिस पर ये खबर नहीं चल रही है। बिल्कुल। और खबर को आप अगर पढ़ेंगे तो अक्षरशः एक ही खबर है, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसी का अनुवाद हिंदी वेबसाइट्स पर चल रहा है, उसी वही खबर सारे चैनल्स पर, सारे अखबारों में अभी चल रही है। कल यही खबर मतलब सब ऐसा जगह लग रहा है छपी। कि सर्कुलेट किया गया है। बिल्कुल, ये कहीं हाँ। कहीं न कहीं से ये खबर प्लांट की गई है। भाई हम लोगों जी। के पास भी खबर इधर-उधर से आई घूम करके, सोर्स कोई नहीं बता रहा है। हमने बिल्कुल। पूछा 1-2 लोगों को फ़ोन करके कि भाई सोर्स क्या है इसका? किस आप हम्म। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है? कोई ऑफिशियल बयान नहीं है इसमें। जी। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई, हमने कहा कि सूत्र कौन है?
तो इस पर सब आदमी चुप्पी साध गए कि सूत्र कौन है आप नहीं बताएंगे। आपने कहा कि पटना में बैठक हुई है, तो पटना में किसने बैठक की है? जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पिछले 15 दिन से लगातार दिल्ली में है या विदेश में थे? वो विदेश में थे, उसके बाद आकर के दिल्ली में है। तो पटना में किसने बैठक की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठक करने की स्थिति में नहीं है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष देश से बाहर थे, तो पटना में किसने बैठक की है? तो इन लोगों के बीच बैठक के बाद ये खबर निकली है और ये कहा गया कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे हुआ है। वो सर्वे हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं, कई पार्टियों के इंटरनल सर्वे, उसमें क्या रिपोर्ट आ रही है। तो इंटरनल सर्वे के आधार पर ये खबर आई है। तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे के आधार पर ये फॉर्मूला बना। अब बताइए, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ऐसा कौन सर्वे आएगा जिसमें बीजेपी कहेगी कि हम जेडीयू को 1-2 सीट ज्यादा दे रहे हैं? इंटरनल सर्वे के आधार पर तो ये नहीं होगा। जेडीयू की जिद पर होगा, इंटरनल सर्वे के आधार पर नहीं होगा। तो पहली नजर में हमको लगा ज्ञानेश्वर जी की ये खबर जो है मतलब प्लांट की गई है, एक तरह की खबर है और एक पत्थर उछाल करके और देखा जा रहा है कि क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है, क्या इस पर लोग रिएक्ट करते हैं, पार्टियों के भीतर से कैसे रिएक्शंस आते हैं, लीडर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं, मीडिया में किस तरह की चर्चा होती है, इन सब चीजों को देखा जाएगा। ये कोई फॉर्मूला हो सकता है कि हो सकता है कि अंत में इसी फॉर्मूले पर हो, लेकिन अभी ये नहीं हमको लग रहा है कि ये पक्का फॉर्मूला तय हुआ है। आगे जब ये लोग बैठेंगे तो कुछ भी समीकरण हो सकता है, लेकिन आज कम से कम इस तरह की कोई सहमति बनती हुई एनडीए में नहीं दिख रही है कि 102 सीटें दे दें नीतीश कुमार को, 101 बीजेपी लड़े। ये तो बड़ी आदर्श स्थिति है, ड्रीमलैंड की बात है ये एकदम ड्रीमलैंड की बात है कि भाई इस तरह का कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह का हो, लेकिन ऐसा हो गया, ऐसी कोई बात हुई है, ये हम लोग की जानकारी नहीं है। अगर होता तो निश्चित रूप से हमारी जानकारी में होता, आपकी भी जानकारी में होता। तो पहले तो इस खबर को लेकर के ये समझ है। अब आइए जो फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है, फॉर्मूला ये डिस्कस हो रहा है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आपको बहुत रिलायबल सोर्सेज ने बताया कि 210 सीट नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि हम लोग आपस में बांटेंगे, जेडीयू बीजेपी आपस में बांटेगी 210 सीट और उसके बाद बची हुई 33 सीटें जो हैं वो एलजेपीआर और हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को जाएगी। ये फॉर्मूला मोटे तौर पर डिस्कस हुआ। उसके बाद एक खबर कहीं से भी सुनने को आई कि 205 सीटें, तो 205 वाला फॉर्मूला ये है। इसमें यह भी कहा जा रहा है ना कि नीतीश कुमार 102, 103 और बीजेपी 101, 102। तो ये हो सकता है कि नीतीश 103 लड़े, बीजेपी 102 लड़े, 205 सीटें इनमें बट जाए। मतलब 205 से कम सीटें बटेगी, हमको इसमें थोड़ा संदेह है। 205 से 210 के बीच सीटें बटेंगी इन दोनों के बीच में। नीतीश कुमार प्रतीकात्मक रूप से 1-2 सीट ज्यादा लेते हैं या 4-5 सीटें ज्यादा लेते हैं, ये आगे आने वाले जो जीतन राम मांझी ने एक प्रैग्मेटिक बात कही है कि अगस्त तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो अगस्त तक इंतजार करना होगा। उस समय तक जो चीजें जिस तरह से इवॉल्व होंगी उस आधार पर तय होगा कि जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये अभी नीतीश कुमार अपनी सक्रियता दिखाई रहे हैं। ये तो कल आपने देखा, आप दिल्ली आए नीतीश कुमार और देवेश ठाकुर के उनके जो गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुए, घूम घूम कर देख रहे थे। तो अपनी तरफ से जेडीयू ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को स्वस्थ और दिखा करके, और इस खबर में जो ये खबर है इसमें नीतीश कुमार की सेहत की बात भी कही गई है कि उनकी सेहत को लेकर के कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के अगर तेजस्वी यादव ज्यादा मुद्दा बनाएंगे तो ये उनको नुकसान करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति बिहार के लोगों की सहानुभूति है। तो जो खबर का टोन है, जो तरीका है, वो लग रहा है कि बीजेपी के किसी सोर्स ने ये सब जगह खबर दी है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे क्या होगा। तो 205 सीटें, 205 से 210 हम लोग मान के चलें कि बीजेपी जेडीयू के बीच में बटेगी सीटें। नीतीश कुमार 1-2 सीट ज्यादा लेंगे या 4-5 सीट ज्यादा लेंगे, ये तो तय है। अब बाकी 3 पार्टियों के लिए अगर सामान्य स्थिति जो हम लोग कह रहे हैं, उस स्थिति में 33 बचती हैं, 33 से 38, और जो ये फॉर्मूला कह रहा है उसके हिसाब से 38 से 40 सीटें बचेंगी, 38 से 41 सीटें बचेंगी। ये फॉर्मूला जो आज का फॉर्मूला है, उसमें 25 से 28 सीट चिराग पासवान को दिया जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान का भी जो पीआर सिस्टम है दिल्ली में वो बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा। ये उनका बनाया हुआ नहीं, रामविलास पासवान जी के समय से चला आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में पत्रकारों के साथ उनका बड़ा स्नेह और सद्भाव का संबंध रहा है। तो वो सब लोग अभी भी निभा रहे हैं उन चीजों को। और जिस तरह की देखिए 25 सीट या 20 सीट की पार्टी है, 0 एमएलए की पार्टी है, 5 एमपी आपके जीते हैं एनडीए की बदौलत, आप केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल छपता है आपकी राजनीति को लेकर के, और बड़े पत्रकार आपके बारे में लिखते हैं, आपकी पार्टी के बारे में।
जेडीयू के बारे में बिल्कुल। नहीं लिखता है कोई आदमी दिल्ली में। ज्ञानेश्वर जी, पिछले 5 दिन में हमने 2 बहुत ही अच्छे पत्रकारों को, जिनको हम जानते हैं कि ये बिना बायस के लिखने वाले, बिना पूर्वाग्रह के लिखने वाले लोग हैं। सबसे हुँ, वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकारों में से एक नीरजा चौधरी ने एलजेपीआर पर लेख लिखा, इंडियन जी। एक्सप्रेस में 8 कॉलम, और हुँ, नसरुल्लाह हेब्बार ने द हिंदू अखबार में लिखा, उसकी जो पॉलिटिकल एडिटर है। तो इन हुँ, दोनों ने ये, इसका मतलब कि ब्रांडिंग, पीआर, दिल्ली में बैठ करके जो एक्सरसाइज है वो करने के लिए उनके पास एलजेपीआर के पास लोग हैं, जेडीयू के पास कोई नहीं है। ये भी हम बिल्कुल। लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हुँ, 25 से 28 सीटें अभी तो बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है ज्ञानेश्वर जी हमको, हुँ, क्योंकि जी, अगर 25 से 28 आप दे रहे हैं उस फॉर्मूले को, जिस फॉर्मूले पर जिसकी चर्चा आज हो रही है और हम लोग बात कर रहे हैं, उसके हुँ, हिसाब से तो कह रहे हैं कि 3-4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और 5-6 सीटें जीतन राम मांझी। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। क्या 5-6 सीट देख करके जीतन राम मांझी को मना लेंगे, जिनको पिछली बार आपने 7 सीट दी थी? जी, उनको कैसे मनाएँगे? 7 से कम सीट कैसे मनाएँगे? और उनको, उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, केंद्र में मंत्री हैं, उनका कद बड़ा किया है बीजेपी ने। जब इतना बड़ा कद आपने कर दिया उनका, हुँ, दलित राजनीति का प्रतीक, एक चेहरा बना रहे हैं आप उनको, तो उनको 4-5 सीटें देंगे। तो फिर कैसे, बिल्कुल। क्या मैसेज बनेगा 4-5 सीट हुँ, पर और 6 सीट पर? उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है, उपेंद्र कुशवाहा एक कुशवाहा चेहरा तो है ही, ओवरऑल प्रधानमंत्री का कलीग रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं। चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने शाहाबाद, इसी इलाके में, जिस इलाके में उपेंद्र, इनकी चिराग पासवान की रैलियां हैं, वहां उन्होंने पद यात्रा की थी। और बिल्कुल। प्रधानमंत्री का एक स्नेह उनके प्रति दिखता है हमेशा, हम लोगों ने देखा, जो एनडीए की बैठक में भी दिखा था, जिसके बाद अच्छा, कितने लोग चुनाव हारने के तुरंत बाद राज्यसभा भेजे जाते हैं। तो आपने उनका इतना बड़ा कद बढ़ाया, इतना बड़ा नेता बनाया, तो उनको 3-4 सीटें देकर के आप काम चला लेंगे। नहीं, नहीं और ये ये इस तो देखिए अजीत जी, बिहार की आम ये तो अजीत जी बिहार की आम समझ है ना कि यादव और मुसलमान की पार्टी आरजेडी, आरजेडी, हाँ, लवकुश की पार्टी जेडीयू जेडीयू, और हाँ, सवर्णों की पार्टी, अति पिछड़ों की पार्टी आप कह लीजिए बीजेपी, हाँ, हैं? हाँ, और हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मूल रूप से कुशवाहा की पार्टी। कुशवाहा की यदि पार्टी, हाँ, उसे आपने बहुत सीमित करने की कोशिश की और हाँ, जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी, 4 जीते थे और हाँ, मुझे हम पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा, यह बात तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकती है कि 5 और 3 मतलब 5% पासवान, 3% मांझी और बिल्कुल। सीटों का बंटवारा ऐसे हो जाए कि हम चौथाई रहें। यह तो संभव ही नहीं है। नहीं, कतई संभव नहीं है ज्ञानेश्वर जी। और जीतन राम मांझी का हमने कहा ना कि कद बड़ा किया गया एक तो, और उन्होंने बिल्कुल। साबित भी किया। उस हुँ, समय 7 लड़के 4 जीते थे, और अभी हुँ। जो बाई इलेक्शन हुआ इमामगंज का, हम लोगों ने देखा कैसी लड़ाई थी वहाँ। प्रशांत जी, किशोर ने किस तरह से लड़ाई फँसाई थी। जीतन राम मांझी सिर्फ प्रशांत किशोर और आरजेडी से नहीं लड़ रहे थे, आरजेडी से लड़ रहे बिल्कुल। थे, प्रशांत किशोर हुँ, से लड़ रहे थे, और चिराग पासवान से भी लड़ रहे थे। हुँ, तो चिराग पासवान से भी उनकी लड़ाई हो रही थी। चिराग पासवान ने कोई कम कोशिश नहीं की थी कि उनको नुकसान हो जाएगा। हुँ। इसके बावजूद वो चुनाव जीते। तो बाई बिल्कुल, इलेक्शन में भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, एनडीए को, एनडीए की ताकत दिखाई मतलब। और अपना जो चुनाव हुआ था 2020 में, उस इलाके में लड़ रहे थे जिस इलाके में साफ हो गई है भारतीय हुँ, जनता पार्टी और जेडीयू। पूरे शाहाबाद, मगध, ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट, हम आप देखिए, हम लोग जब सीट वाइज करेंगे या लोकसभा चुनाव वाइज, तब देखिएगा डिस्ट्रिक्ट, जिला का जिला साफ है, एक भी सीटें नहीं मिली है एनडीए। बिल्कुल, बिल्कुल, कैमूर बिल्कुल। उठा लीजिए, बक्सर उठा लीजिए, अरवल उठा लीजिए, जहानाबाद उठा लीजिए, औरंगाबाद उठा लीजिए, इन जिलों में एक भी सीटें नहीं है। हुँ, और वहीं गया जिले में हमने 2 सीटें जीत करके दी, एमपी का भी चुनाव जीते। तो आप उनको कहिएगा कि 5-6 सीट लड़े। एक हुँ, तो एक एकात्मक रूप से वो दलित का चेहरा बने, और उसी की पार्टी है उनकी। और हुँ। दलित वोट में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कैसी कोशिश की जा रही है, ये भी हम देख रहे हैं। तो जो बिल्कुल, जो जातियों में एक महत्वाकांक्षा, एक आकांक्षा जग जाती है, जब उनका एस्पायरेशन, उनका पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा जग जाती है, तो फिर उसको शांत करने के लिए आपको उनकी सीटें बढ़ानी होती हैं, नहीं तो नुकसान होता है। तो जी, इसलिए वो 5-6 सीटों की बात तो वहां भी नहीं दिख रही है। और ये उपेंद्र कुशवाहा को तो, आप जो आपने कहा ना कि कुशवाहा की पार्टी है, और कुशवाहा अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल कास्ट है बिहार में हुँ, एनडीए के लिहाज से। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम लोगों ने लोकसभा में देखा था। उसको घेर के रखने के 2 ही फॉर्मूले हैं, या तो आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। जब चेहरा हुँ, घोषित कर देंगे, तो फिर किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, किसी नेता का या सीटों का मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरह से हुँ, जैसे तेजस्वी यादव के मामले में यादवों का है, उसी तरह से सम्राट चौधरी घोषित हो गए तो कुशवाहा वोट चला जाएगा एक मुश्त एनडीए की तरफ। बिल्कुल। अगर नहीं घोषित करते हैं आप उनको चेहरा, और तब उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की सीटें आप कम करते हैं, तो ये तय मानिए कि उन इलाकों में काफी ऐसे इलाके होंगे जहां कुशवाहा वोट टूट भी सकता है। अगर उनको नहीं मिला, उनके मान सम्मान की रक्षा आपने नहीं की, तो वो टूट सकता है।
वोट जा नहीं, सकता है कि 2020 आरजेडी याद अपनी कीजिए अजीत जी, 2020 याद कीजिए। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ रहे थे और हाँ, लवकुश की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, हुँ, लेकिन कुशवाहा विधायक के लिए नीतीश कुमार की पार्टी तरस गई थी, जैसे हाँ, मुसलमान के लिए तरसी थी। और जब बिल्कुल। मंत्रिपरिषद के गठन की बात आई, तो बांका के कुशवाहा जयंत राज को मंत्री बनाना पड़ा था, जिनके पिता जनार्दन मांझी, देखिए उधर हाँ, मांझी कुशवाहा लिखते हैं। तो लिखते हैं, हाँ, इधर के इलाके में जो कुशवाहा का बेल्ट है, आप साफ हो गए थे। हैं? साफ हो गए थे, हाँ। तो इतना छेड़छाड़ कर पाना जो आज की खबरें चल रही हैं, वह संभव दिखता नहीं है, वह संभव हाँ, दिखता नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं संभव नहीं है। वो एक तो अभी जो कुशवाहा वोट है ना जी, उसको लेकर जी, के जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरह का बिहेवियर है कुशवाहा मतदाताओं का, उसको देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा कुशवाहा नेता आगे करने की जरूरत है। इसलिए हुँ, भगवान कुशवाहा आगे किए, एमएलसी बनाए गए, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। इस वोट के को लेकर के जेडीयू के और बीजेपी के मन में भी कहीं ना कहीं आशंका है। तो आप बिल्कुल, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उनका उनको अगर आप 10 सीटें नहीं देते हैं या 8 सीट नहीं देते हैं, तो वो 4 सीट पर भी बात नहीं बननी है। ये तो तय है जी, कि उतने सीट पर बात नहीं बननी है। हुँ, हम लोग एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 6-7 सीट और जीतन राम मांझी 10 सीट मान लीजिए। हुँ, तो उसके बाद 10 9 से 10 सीटें हम लोग अगर उनको माने, हमको ऐसा लग रहा है, तो 16-17 सीटें इन दोनों के बीच में बटेंगी। बिल्कुल, उसके बाद 16-17 सीटों के बाद 20 से 22 सीटें बचती हैं जी, चिराग पासवान की। आइडियल हुँ, सिचुएशन में 20 से 22 सीटें उनके लिए बचती। तो हुँ। ये व्यवहारिक भी दिख रहा है कि हाँ, उनके 105 कुछ उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर लड़ा दिया जाए, ये दूसरी बिल्कुल, बात है। ये यह दूसरी दूसरी बात है। बात। जी, वो तो उपेंद्र कुशवाहा के मामले में भी हो सकता है, जीतन राम मांझी के मामले में भी हो सकता है। जी, हुँ, वो तो किसी के मामले में हो सकता है, चूँकि एक फ़ॉर्मूला ये भी है, जो इस फ़ॉर्मूले में नंबर्स को आप छोड़ दीजिए, तो कुछ जो जी, दूसरी बातें कही गई हैं, वो बातें हुँ, मार्क करने वाली हैं। जैसे हुँ, इसमें कहा गया है कि सीटों का जो जो कैंडिडेट दिए जाएँगे, वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत दिए जाएँगे। मतलब ये नहीं होगा कि चिराग पासवान को सीटें दे करके और छोड़ दी गई कि भाई जिसको मर्ज़ी हो उसको दीजिए। या हुँ, उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देकर के छोड़ दिया गया कि आप जिसको मन हो उसको लड़ाइए। ये उसमें हुँ, है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा और हर जिले में कैंडिडेट तय करते हुए पांचों पार्टियां आपस में बात करेंगी। और अगर हुँ, एक पार्टी के और कास्ट के जाति के समीकरण का बहुत बारीकी से ख्याल रखा जाएगा, ताकि मतलब जातियों का बैलेंस नहीं बिगड़े, बिल्कुल, इम्बैलेंस नहीं हो चीजें, इसका हुँ, ध्यान रखा जाएगा। हुँ, ये नहीं हो कि बीजेपी इसी जिले में बीजेपी कुशवाहा लड़ा रही है, वहीं जेडीयू भी कुशवाहा लड़ा रही है और वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा लड़ा रहे हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। इसका ध्यान रखा जाएगा कि नहीं, बैलेंस इसका रहे। एक और आशय हो गया ना अजीत जी कि देखिए जो दोनों बड़े अलायंस पार्टनर हैं जेडीयू और बीजेपी, वो इस बात को कंट्रोल कर लेंगे कि टिकट बांटने में आप कोई खेला तो नहीं कर रहे हैं। खेला हाँ, नहीं, बिल्कुल हाँ, यही खेला बात तो नहीं कर, यह भी आप है। हाँ, कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, यही बात है। और ये बड़ी एक जरूरी सी बात है, चूंकि देखिए जितनी छोटी पार्टियां हैं उसमें एक आध को छोड़ जी, दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आरजेडी में भी कुछ पार्टी है, कुछ पार्टी इधर भी है, जिनके बारे में बड़े बड़ी आरोप लगे कि भाई दूसरे कंसिडरेशन के तहत टिकट दिए जी, गए, आरजेडी बिल्कुल। जैसी बड़ी पार्टी पर भी लगते हैं। तो हुँ, वो नहीं हो, इस बात का ध्यान हुँ, रखा जाएगा जब ये दोनों बड़ी पार्टियां इस बात को कंट्रोल करेंगी कि आप कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। भाई जब बिल्कुल। सर्वे कराया है बीजेपी ने और जेडीयू ने भी कम से कम 3 राउंड का सर्वे कराया है, ज्ञानेश्वर जी, इस जी, खबर में सिर्फ जेडीयू के सर्वे की बात नहीं है, हुँ, लेकिन जेडीयू बड़े नेताओं ने बताया कि 3 सर्वे हुए हैं जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं और 7 से 15% तक की बढ़त है 150 सीटों पर। तो हुँ, उनके साथ-साथ अपने मतलब जेडीयू के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार और सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों की भी संभावना तलाशी गई है कि किसका कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, किस बिल्कुल। क्षेत्र में। तो वो लिस्ट एक बीजेपी जेडीयू के पास भी है। तो मनमानी हुँ। नहीं होगी, खेल नहीं होगा, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, जाति का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। ये और ये इसी बात का ध्यान मनमानी रखें। को रोकने के लिए अजीत जी याद कीजिए जो पिछले दिनों एलजेपी-आर और जेडीयू के बीच खटास देखने को मिल रही थी, जेडीयू ने किस बात पर प्रतिक्रिया दी थी? मतलब आंतरिक प्रतिक्रिया आई थी कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्रों की ओर नज़र नहीं देंगे। हाँ, मतलब देखें, आप हाँ, हमारे विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जीते हुए हमारे उम्मीदवार हैं या नज़दीकी मुकाबले में हारे हुए हैं, वहाँ आप नए दावेदारों को पार्टी में शामिल नहीं बड़ी बात कराएँगे, क्योंकि जब उन्हें जी, टिकट नहीं मिलेगा तो वे बागी बनेंगे और आगे उससे होगी। एनडीए की सेहत खराब होगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात इसका मतलब पहले से इस बात की कोशिशें चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। जी, सारी पार्टियाँ देखिए कितनी सीटें हैं, अगर जेडीयू बहुत अच्छा लड़ेगी 203 204 सीटें, 103 104 सीट मिलेगी। जी, उतनी सीटों का तो उनको हिसाब रखना ही है ना, इस बार तो उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है, कि कहीं बिल्कुल। पिछली बार की तरह का मामला बिगड़ा तो अब तो नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे आगे साल 2 साल के बाद पार्टी सँभालने के लिए। तो हुँ, इस बार कोई गलती नहीं होने दी जाएगी।
चिराग पासवान के भी किसको कैंडिडेट बनाते हैं, ये नहीं होगा कि अपना कैंडिडेट नहीं थोपा जाएगा, लेकिन उनसे पूछा जरूर जाएगा कि आप किसको बना रहे हैं और क्या कंसिडरेशन है, उनके जीतने की संभावना। अगर किसी कोई बाहर का उम्मीदवार ले आए, अचानक कोई पैराशूट कराते हैं, तो वो बीजेपी जेडीयू दोनों उसको रोकेंगे। दोनों तीनों पार्टियों में बिल्कुल ये होगा और ये पांचों पार्टियां बैठ करके तय करेंगी कि किस पार्टी से कौन लड़ेगा। आपके हिस्से की सीट है, लेकिन वहां हमारा फीडबैक है कि अमुक आदमी बेहतर है। तो ये करके आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सीट बंटवारा होगा। ये जो आज की रिपोर्ट है, जिस जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसमें ये एक ध्यान देने वाली बात थी। इसका मतलब सर्वे करा करके बीजेपी जेडीयू ने सहयोगी पार्टियों के भी उम्मीदवारों की एक संभावित सूची बना रखी है। बिल्कुल इस बिल्कुल संभावित सूची में से उनको उम्मीदवार चुनना होगा। आप उसके अलग से लिया करके कोई पैराशूटिंग नहीं करा सकते हैं, किसी को पैराशूट से लेकर उतार नहीं सकते। ये बात तो निश्चित रूप से होगी और ये अच्छी बात है। ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ना, ये बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट का एक तरीका है ज्ञानेश्वर जी। और ये जी माइक्रो मैनेजमेंट कितना सफल होता है, ये हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा। किस तरह से लोकसभा चुनाव में हारने के बाद 4 महीने में बीजेपी ने सारा गेम बदल दिया विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल तो बिल्कुल वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, ग्राउंड लेवल पर बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होगा, कास्ट का इम्बैलेंस नहीं हो किसी भी जिले में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, इसका ध्यान रखा जाएगा। और विनेबल कैंडिडेट्स आए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये सब चीजें कोऑर्डिनेटेड तरीके से अलायंस में होंगी। नंबर्स को लेकर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की संभावना हमको है। जितना जेडीयू बीजेपी का कहा जा रहा है, उससे एक आध सीटें उनको ज्यादा मिलेंगी। जितनी चिराग पासवान की कही जा रही है, उससे थोड़ी कम मिलेंगी। और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का जितना कहा जा रहा है, उससे थोड़ी ज्यादा मिलेंगी सीटें। ये चलिए सीटों ये का तो सीटों की बात हो, हाँ ये तो सीटों की बात हो गई। लेकिन कल 8 जून को चिराग पासवान आरा में और उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में, दोनों का टोन क्या होता है, क्या बोलते हैं? देखिए चिराग पासवान की सभा प्रमंडलवार रैली कर रहे हैं। हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने मतलब उनकी पार्टी के जो बिहार प्रभारी हैं अरुण भारती, जो उनके सांसद हैं, जमुई से उनके जीजा भी हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम की गूंज मंच तक सुनाई पड़ेगी, उनकी ही दावेदारी पर विचार किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह भीड़ जुटाने का एक तरीका है। अब लेकिन जिन लोगों के नाम कल गूंजने लगे और यहां सीट ही नहीं है, वह सीट आपके खाते में आ ही नहीं रही है, तो फिर समस्या तो वही खड़ी हो जाएगी। तो चिराग पासवान कल क्या बोलते हैं? और देखिए हमने आज कुछ तस्वीरें देखी कि अब चिराग पासवान की रैलियों के लिए भी तंबू ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे तंबू अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लगते हैं। तो अब चिराग पासवान क्या बोलते हैं, टोन क्या होता है? और मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं? क्योंकि मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा का सुना जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि यदि नाव डूबेगी तो सभी डूबेंगे। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। पहले इन दोनों की एक तुलना हम करते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से दोनों पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जो रैली है, पटना में पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, उनकी रैली होनी है। उनकी रैली का नाम है संविधान अधिकार परिसीमन सुधार रैली। वो संविधान अधिकार और परिसीमन सुधार के लिए सभा कर रहे हैं। और उन्होंने जो सोशल मीडिया के पोस्ट में एक्स पर अपना जो एक्स हैंडल पर अपना जो पोस्ट डाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव में एनडीए को कम से कम 225 सीटें जिता करके बिहार के बेहतर भविष्य के लिए जनहितकारी सरकार बनवानी। बिल्कुल, मतलब ये उन्होंने टोन साफ कर दिया है कि वो एनडीए को 225 सीट दिलवाने के लिए ये सभा कर रहे हैं, उसकी दिशा में अपना एफर्ट ले रहे हैं। ये उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए की रैली है, 225 सीटें दिलवानी है एनडीए को, उसके लिए सभा कर रहे हैं। संविधान अधिकार पर बात करनी है और परिसीमन से जुड़े सुधारों पर बात करनी है। बिल्कुल। इसके उलट चिराग पासवान की रैली में कहीं भी एनडीए का जिक्र नहीं है, कहीं भी बीजेपी जेडीयू का जिक्र नहीं है, कहीं भी एनडीए की जनहितकारी सरकार बनवाने का जिक्र नहीं, कहीं एनडीए के किसी एजेंडे का जिक्र नहीं है। वो उनके निजी एजेंडे, उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा की रैली है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चिराग आएंगे, बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव लाएंगे? आप 20 साल से आपकी सरकार है एनडीए की, आप उसी सरकार में है जिसकी 20 साल से सरकार है, उसी गठबंधन में है, तो क्या बदलाव लाएंगे? आप आके क्या बदलाव लाएंगे? 9 संकल्प आपका महासभा है, तो क्या है आपके 9 संकल्प? एनडीए की सरकार बनवानी है कि नहीं बनवानी है? ये निजी महत्वाकांक्षा की रैली पूरी तरह से हम पहली नजर में। उसके बाद हमने उनकी ट्विटर, उनके एक्स हैंडल पर टाइमलाइन जो है उसको स्क्रॉल किया हमने, चिराग पासवान के और अरुण भारती के भी पूरे उनके उसमें टाइमलाइन पर कहीं भी एनडीए को लेकर के जिक्र नहीं है। किसी भी उन्होंने जो पोस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो या नीतीश कुमार की फोटो नहीं है, सिर्फ चिराग पासवान की फोटो है। चिराग पासवान आएंगे, बदलाव लाएंगे,
चिराग पासवान को एकदम महान बनाना है, ये उनका तो चिराग पासवान उनकी किस रूप में आएंगे? अब तो उन्हें हर वही विधानसभा क्षेत्र से न्योता मिल रहा है। अभी पिछले दिनों कहीं और से भी न्योता मिल गया, यहाँ आइए, यहाँ लड़ जाइए। तो चिराग पासवान आएंगे, बदलाव लाएंगे, तो किस रूप में आएंगे? भाई वही मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री तो देखिए घोषित है कि उनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद क्या खेल हो? क्या आप इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चुनाव के बाद आप ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे? यह संभव तो देखिए है ये नहीं। बात नहीं, ये बात सब आदमी कह रहे हैं कि वो ज्यादा से जी, ज्यादा सीटें लड़ने की कोशिश और एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना करके चुनाव लड़ने की सारी तैयारी इसलिए है कि अगर 25 से 28 सीटें जिसकी चर्चा हो रही है अगर लड़ गए और 15-16 सीटें जीत गए, जी, असेंबली हंग हो गई और चाबी अपने पास आ गई, तो क्या पता चिराग पासवान के मतलब जैसे 25-30 सीटों की बात हो रही थी प्रशांत किशोर की, कि अगर उनको भी आ गई उतनी सीटें तो दोनों बिल्कुल। मिलकर के एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएं और दोनों तरफ जेडीयू बीजेपी आरजेडी को कहा जाए कि आप सपोर्ट करिए। मतलब हुँ, ये उस तरह की बात जैसे 1996 में सेंटर में हुआ कि किसी को कोई बहुमत नहीं मिला, किसी को 150 सीट, किसी को 250 सीट, किसी को 60 सीट, किसी को 40 सीट, तो सब आदमी ने मिलकर के देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बना दिया। हुँ। तो ऐसा हो जाए, कहीं ऐसी स्थिति बिहार में बन जाए तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो जाए। और झारखंड में मधु कोरा। बिल्कुल निर्दलीय मुख्यमंत्री हो गए थे। ऐसी ही स्थिति हाँ, थी कि 17 सीटें बिल जी, 17 सीटें जेएमएम को, 9 सीटें कांग्रेस को, 22-25 सीटें बीजेपी को, सब मिल करके किसी को कोई बहुमत ही नहीं हुआ तो निर्दलीय 11-12 जीत गए। तो उस जी, तरह की स्थिति बन जाए तो ये कई उन्हीं के उनके शुभचिंतक लोगों ने ही कहा कि ऐसी स्थिति बन सकती है। हुँ, लेकिन इसके खतरे भी हैं ज्ञानेश्वर जी, जब आप इंडिपेंडेंट अपनी आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ने जाते हैं, एनडीए के साथ अपने को ज्यादा अलाइन नहीं करते हैं, तो नुकसान भी हुँ, होता है उसमें। आपकी बिल्कुल। महत्वाकांक्षा अगर बढ़ेगी तो आपको रोकने के लिए कई कास्ट ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, आपके खिलाफ सक्रिय हो जाएंगे। एनडीए जी, के अंदर की जातियां जो हुँ, हैं, हुँ, वो नुकसान है। उस तरह की स्थिति अभी कम से कम नहीं करनी चाहिए। चुनाव के बाद तक चुनाव की स्थिति चुनाव का इंतजार करना चाहिए। इस हुँ, मामले में हम उपेंद्र कुशवाहा की जो रैली है उसको बेटर, उस तैयारी के साथ बेटर एनडीए के साथ अलाइंड मानते हैं। वो बात हुँ, एक दिन और हम लोग चर्चा किए थे कि वो परिसीमन सुधारों पर बहुत मुखर है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि जी, साउथ के जो आपत्ति कर रहे हैं वो आपत्ति गलत है। बिहार को और उत्तर प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए। हम लोग को हमारा जो डेमोग्राफिक बेनिफिट है वो हमको मिला नहीं है, हमारी आबादी का लाभ हमको मिला नहीं है। हमारी जी, आबादी का लाभ दूसरे लोगों को मिल रहा है, तो हमको मिलना हुँ, चाहिए, हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। ये हुँ, परिसीमन सुधार की बात वो करेंगे, संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे और एनडीए को 225 सीट दिलाने की बात करेंगे। हुँ, चिराग, ये बात हम अभी आज बता रहे हैं कि कल इन्हीं मुद्दों पर वो बोलेंगे, यही बात होगी उनके यहाँ। बिल्कुल। चिराग पासवान क्या बात करेंगे? चिराग पासवान हुँ, बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या बदलाव, हुँ, मतलब किस तरह का बदलाव? आप हुँ, कहिए ना कि सरकार जो काम कर रही है उसकी आप लेके जाइए लिस्ट लेकर कि इन चीजों को बदलाव करने की जरूरत है आपके यहाँ। ये बिल्कुल। सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, इन चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। हमारे पास वो भी नहीं कहेंगे। आप तो फिर क्या बदलाव? हाँ, प्रशांत किशोर थोड़े बनना है, प्रशांत किशोर तो बन नहीं सकते खुले तौर है पर। ना, आप प्रशांत किशोर की तरह तो कह नहीं सकते हैं कि सारी चीजें जी, खराब हैं, इसको बदल दो तभी हुँ, सारी बिहार बदलेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं। जी, और हुँ, आप निजी बड़ी देखिए, आपने कहा ना कि वो मंच तक गूंज पहुंचाने के लिए सारे हर जो प्रमंडल में बैठक हुई, हर जगह अलग-अलग जगहों पर जाकर के इनके नेताओं ने बैठक की है, सारी तैयारियां देखी गई हैं, सब आदमी लगे हुए हैं, अरुण भारती हो या राजेश वर्मा हो या अपने खुद इनका चिराग पासवान का सिस्टम हो, सब लोग इसमें जी, लगे हुए हैं। आरा आपने मतलब आरा क्या चुनाव इसलिए किया गया है ज्ञानेश्वर जी, ये भी हुँ, एक बड़ा दिलचस्प मामला था कि जब उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारने के बाद निकले तो उन्होंने भी अपनी यात्रा इसी इलाके में की। बिल्कुल। प्रधानमंत्री की रैली हुई इस इलाके में हुई। अभी चिराग पासवान की भी रैली इसी इलाके में हो रही है। इस इलाके में ही उनको जो 4-5 सीट 4 सीटें हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है ज्ञानेश्वर जी, आपको बेटर उसका ध्यान होगा, जी, जहाँ इनका नंबर 2 पर कैंडिडेट रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि वो दूसरे लोगों के कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि दिनारा में राजेंद्र सिंह बीजेपी के थे, अब वो इनकी पार्टी से लड़े थे और बहुत अच्छा वोट आ गया था उनको। जी, रामेश्वर इसी तरह चौरसिया को से आ गया था। हाँ, बाकी हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह से हुलास पांडे को आ गया था, ब्रह्मपुर जी, सीट पर हुलास हुलास पांडे को आ पांडे गया। लड़े जी, थे, तो हुलास पांडे को अच्छा खासा वोट आ गया था, या श्री ओबरा में भगवान प्रकाश कुशवाहा चंद्रा को, को आ गया था। हाँ, श्री भगवान कुशवाहा को जगदीशपुर में नंबर 2 रह गए थे, या ये जो ओबरा का उनका कैंडिडेट था चिराग पासवान का, वो भी प्रकाश नंबर चंद्रा। 2 प्रकाश चंद्र रहा। जी, तो बिल्कुल। ये यही इलाका है, इसी इलाके में रैली हो रही है और ये जितने हम लोग नाम लिए ये सब मजबूत उम्मीदवार थे, अपना इन लोगों को काफी वोट आया हुआ है। लेकिन ये सीटें चिराग पासवान को ये सीटें भी मिलेंगी, अभी इसमें भी संदेह है। बिल्कुल। ये सीटें भी मिल पाएंगी, इसमें भी संदेह है। तो उन्होंने ये इलाका इसलिए चुना है कि इस इलाके में ज्ञानेश्वर जी उनको लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू बहुत कम सीटें जीती हुई है, ज्यादातर सीटें हुँ, तो आरजेडी कांग्रेस और माले के पास है।
तो जी। हारी हुई सीट लेने में ज्यादा आसानी होगी। बनिस्बत जेडीयू की जो जीती हुई सीटें हैं या बीजेपी की जीती जीती हुई सीटें हैं, उन उन जगहों पर राजनीति करें, उन जगहों पर अपनी ताकत दिखाएं। उससे बढ़िया है कि जहां कमजोर है एनडीए वहां ताकत दिखाते हैं और जो बिल्कुल। हारी हुई सीटें हैं उस पर दावेदारी बढ़ाते हैं। हम्म। तो ये एक स्ट्रेटजी भी होगी, इस स्ट्रेटजी के तहत भी उन्होंने आरा का चुनाव किया है। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि इस इलाके में क्या बीजेपी जेडीयू कोई वॉकओवर देने को तैयार है आरजेडी को और माले को और सही बात। कांग्रेस को, बिल्कुल, कि बिल्कुल, हम नहीं बिल्कुल। लगेंगे और चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को या उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दे देते हैं। नहीं, नहीं, इस इलाके को आप वॉकओवर देंगे, तो इसके भी कई मायने हैं ना, कि आप इसका मतलब क्षत्रिय पॉलिटिक्स को त्याग रहे हैं, लग रहे इसका हैं मतलब आप कुशवाहा कुशवाहा पॉलिटिक्स को त्याग रहे हैं, हाँ? बिल्कुल। तो ये भी तो एक बड़ा मायने है ना। ये बहुत बड़ा हो जाएगा मामला, बाकी बाकी पूरे प्रदेश में इसका असर होगा। जी। बीजेपी तो क्षत्रिय राजनीति साधने की कोशिश कर रही है, कुशवाहा राजनीति पर अपना ग्रिप मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि जी। नॉन नॉन यादव जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें बीजेपी का कोर वोटर तो कुशवाहा ही है। बिल्कुल। कुर्मी तो पूरी तरह से मान लीजिए जेडीयू का वोटर है, नीतीश कुमार के नाम पर वो नीतीश कुमार को वोट करता है और चूंकि आप जेडीयू के साथ होते हैं तो आपको भी मिलता है। जी। कुशवाहा आपका कोर वोट है, उसको हुँ। आप कैसे छोड़ सकते हैं? राजपूत को आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप मंत्री बनाने की बात हो रही है, अभी एडजस्ट करने की बात हो रही है। आपने 6-7 सीटें में बगल के झारखंड में विधानसभा चुनाव में राजपूत उम्मीदवार उतारे। तो ये जी। आप नहीं मतलब उसको छोड़ नहीं सकती है बीजेपी, हुँ। क्योंकि पैन इंडिया अखिल भारतीय कास्ट है और पूरी तरह से 2 साल के बाद 22 के मार्च में 2 साल से भी कम है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है। तो आप उसको बिल्कुल। भी वहाँ राजपूत पॉलिटिक्स भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए वॉकओवर नहीं मिलने जा रहा है। भले ये सोच करके चिराग पासवान उसने उस इलाके को चुना हो कि यहाँ यहाँ मतलब अपेक्षाकृत आसान है सीट लेना, क्योंकि यहाँ जी। जीते हुए एमएलए कम है एनडीए के। ये ठीक बिल्कुल। है, ये सोच ठीक है, लेकिन बीजेपी जेडीयू को छोड़ना नहीं है ये सीट, वहां ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना है उनको। इसलिए वो उम्मीद तो नहीं पूरी होगी। रैली में कितनी ताकत आती है और रैली में वो किस तरह से एड्रेस करते हैं, एनडीए को किस तरह जी। से एड्रेस करते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के कैसे एड्रेस करते हैं, बीजेपी के लिए क्या कहते हैं, सरकार की उपलब्धियां कैसे बताते हैं या सरकार को आप टारगेट करते हैं। जैसे आप सीधे बिल्कुल। टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच की घटना पर आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। तो ये भी बिल्कुल। इस तरह के भी तेवर आप दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। तो ये देखना होगा कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की लाइन पर आप कितना आगे बढ़ते हैं। तो अभी जी। रैली की सारी तैयारियां ज्ञानेश्वर जी इंडिपेंडेंट एक पार्टी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रैली की तरह है। आप उनका ट्विटर हैंडल मतलब एक्स हैंडल पर जाकर के बिल्कुल। उनके टाइमलाइन को मतलब स्क्रॉल करिए, वो सब कुछ दिखाई देगा कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के लिए। तो बिल्कुल। ये बातें बीजेपी भी देख रही होगी, जेडीयू भी देख रहे होंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और नीतीश कुमार भी अपने जी। नेतृत्व को लेकर बड़ा पर्टिकुलर है और बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई किसी भी तरह से परोक्ष तरीके से भी उनके नेतृत्व को चैलेंज न करे। इस बिल्कुल। बात का ध्यान रखना होगा सभी सहयोगी पार्टियों को। चलिए, तो देखिए, सभी को सहयोग रखना होगा, एक-दूसरे को सभी देखते रहते हैं, एक-दूसरे देखते रहते हैं और सीटों का बँटवारा अभी नहीं हुआ है। बातचीत देखिए अभी केंद्रीय नेतृत्व को करना है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को करना है और नीतीश कुमार को करना है। लेकिन खबरें तो फैलाई जाती रहेगी, जो आपने कहा प्रारंभ में ही कि पत्थर फेंका गया है, तूफान कितना उठता है यह देखा जाना है। तो आगे कैसा तूफान उठा, कल उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलेंगे, चिराग पासवान क्या बोलेंगे, यह भी हम अपने दर्शकों को बताएँगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।